क्या कोई अलग टैक्टिक्स है? क्योंकि कल अलग बयान, आज अलग बयान, क्या बचने की कोई कोशिश है? खैर, इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये जब घटना हुई है, जब मानव शर्मा ने सुसाइड किया, उससे एक रात पहले की बातचीत है। और देखिए, करीब 2:45 बजे की ये बातचीत है, जहां बहन अपने भाई को समझा रही है। बहन से बातचीत है मानव शर्मा की कि आप खाना खा लो, आपने खाया कि नहीं, पापा कहाँ हैं, क्या आप सोए क्यों नहीं, और बात हो रही है एक भाई बहन के बीच जैसे बात होती है। समझाइश की कोशिश बहन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि की जा रही है। और ये बातचीत होने के बाद ही बताया जा रहा है कि मानव शर्मा ने कुछ समय बाद मौत को गले लगा लिया। हमने उनकी बहन से भी बात करके समझने की कोशिश की कि जो मानव कह रहे हैं, क्या इस तरह की दिक्कत लंबे समय से थी, क्या मानव शुरू से ही परेशान थे? सुनिए जरा उनकी बहन ने क्या कहा। जिस मोमेंट मुझे निकिता ने कॉल किया रात को, उस मोमेंट मैंने मानव से चैट की है, उसे भी कॉल किया है, उससे बात की है। उसने मुझे अश्योरिटी दी है दैट ही इज़ फाइन, ही इज़ डूइंग फाइन, वो कुछ नहीं कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू मी एब्सोल्युटली नॉर्मल। तब जाके मैंने निकिता को समझाने की कोशिश की है कि एग्रेसिव नहीं होना है, और अब तुम इस वक्त रात को इतनी देर बातचीत बंद करो, प्रोवोक मत करो मानव को। और अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो सीरियस है, मैंने मानव की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि मेरी मानव से ही हमेशा से ज्यादा बातचीत रही है। वो जैसा कहता था मैं उसी को मानती थी, और उसने मुझे कन्विंस किया कि ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं एग्जैक्टली। और निकिता के संबंध होने के कारण उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी, काफी टाइम से नहीं चल रही थी, जिसके सबूत हमें मानव के फोन से मिले हैं, जो हमने पुलिस को दिए हैं। मानव के सुसाइडल वीडियोस के अलावा बहुत सारी ऐसी चैट्स मिली हैं जिसमें वो परेशान रहा है। उसने बहुत वाइल कम्युनिकेटिंग ऑल्सो उसने वीडियोस बनाए हैं। उसने एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश की, बट बार बार उसे नई नई चीज़ों का खुलासा होता रहा, और इन चीज़ों से वो घबराता रहा, और वो नहीं रह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा। वहीं डीसीपी आगरा सूरज राय ये कह रहे हैं कि मामले की तफ्तीश चल रही है, गहनता से जांच चल रही है, सच सामने आएगा। सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है, और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। क्या कोई मुश्किल है वाकई पुरुषों के लिए समाज में? आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं, ये आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आत्महत्या के मामले 2018 में कुल 1,34,516 रहे। इसमें पुरुषों का आंकड़ा ज्यादा है, 92,114 पुरुषों ने आत्महत्या की, महिलाएं 42,391 की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, उनमें पुरुष 97,613, महिलाएं 41,493। इसके अलावा 2020 यहाँ पर 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। हालांकि रास्ता सही नहीं होता, ये चुनना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इसमें 1 लाख के करीब पुरुष हैं, महिलाएं 44,000 के करीब हैं। 2021 का आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं, 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या के रास्ते को चुना, और 1,18,000 के लगभग पुरुष। देख रहे हैं आप आंकड़ों में फर्क, देखिए आधे से भी ज्यादा। 2022 का आंकड़ा आपके सामने अब रख देते हैं। ये 5 साल के आंकड़े हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि क्या वाकई अब पुरुषों के लिए कानून की जरूरत है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। यहाँ 2022 के आंकड़े में भी 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की, और इनमें पुरुषों का आंकड़ा देखिए 1,22,000 के करीब है, महिलाओं का आधे के लगभग है। तो क्या वाकई पुरुष अपनी एक तरह से सामाजिक इमेज की वजह से कोई बात नहीं रख पाते हैं? क्या वाकई उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो कुछ कह नहीं पाते और आजकल इस तरह का रास्ता चुनने लगे? ये प्रश्न बहुत गहरा रहा है, इसको लेकर हमने लोगों की राय भी जाननी चाहिए। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। में हमें लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, जहाँ संयुक्त परिवार हैं इस तरीके से, और उनको काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग ठीक किया जा सकता है। जो भी प्रताड़ित करता हो, चाहे महिला आयोग बनी हो, चाहे जितने हुए, पुरुष आयोग को भी मुझे मांग लगता है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं उनकी भी बात कहाँ सुनी जाए, इसका लिए एक सरकार को फोरम बनाना चाहिए। एक पति को कहीं से सामाजिक रूप से, न्यायिक पद्धति से किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता, वो अंदर से टूट जाता है, तब ऐसा कठोर कदम उठा लेता है। इसमें उसका परिवार की एक क्षति होती है। इसके लिए मेरी अपनी राय ये है कि शासन को न्यायिक प्रक्रिया में कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे कि पति को प्रथम दृष्टया अपराधी और दोषी के रूप में न माना जाए।
तो सुन रहे आप लोगों की राय है, और इसको लेकर हमने मनोवैज्ञानिकों से भी बात की। उनका ये कहना है कि इस तरह की चीज़ ऑप्ट करने से अच्छा है आप हिम्मत करें, अपनी बात रखें। सुनिए उनकी क्या राय है। प्रॉब्लम्स जब अनरिजॉल्व रहती हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, अब्यूज बाय द पार्टनर हो, आपका अग्रेशन हो, फिजिकल अग्रेशन हो, गैसलाइटिंग हो, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो, इन लॉज के साथ आपका इंटरफेरेंसेस हो, वो इश्यूज़, चीटिंग आजकल बहुत ज़्यादा राइज पे है। आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं इन कपल थेरेपी, ऑल्सो लॉट ऑफ मेन आर कमिंग टू थेरेपी बिकॉज देयर वाइफ्स हैव बीन डिसलॉयल टू देम। और जब वो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कियोस को कभी ट्रीट नहीं कर पाते, तो उस कारण से भी जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है एंड यू हैव PTSD एंड यू हैव डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर थिंग्स जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते, और शायद कहीं ना कहीं आपकी अनविलिंगनेस टू गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल टू help and heal yourself. I think it's a wake up call for all of us. तो ये वेकअप कॉल है और हमें समझना होगा कि अगर वाकई क्या इस तरह की बातें आपके मन में आ रही हैं, आपके आसपास कोई ऐसा है जो इस तरह से परेशान है, तो आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास ले जाइए, या उन्हें समझाइए, या उन्हें इस तरह से लॉज के जरिए समझाइए कि वो कोई और रास्ता चुने, अपनी जान देने का रास्ता कम से कम ना चुने। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अब योगी के बयान पर ओवैसी तमतमाए से कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो बयान, क्यों तमतमा गए ओवैसी, बताने जा रहे हैं। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई रीजनल लैंग्वेज में शुरू कराई गई। अलग अलग भाषाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, जो शायद उनके प्रतिनिधि बोलकर ज्यादा उस भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने वो फॉर्मूला जैसे ही लागू किया, पहले समाजवादी पार्टी को दिक्कत हुई कि आखिर उर्दू को क्यों नहीं शामिल किया गया है। उस पर जब बयान देते हुए ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये कठमुल्लाओं वाली सोच है, ये कट्टर वाली सोच है, इससे आगे बढ़ना होगा, तुष्टीकरण से आगे बढ़ना होगा। उस पर सपा को तो दिक्कत हुई, और अब दूसरी दिक्कत हो गई है तुष्टीकरण के मुस्लिम के नेता खुद को दिखाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बहस में आ गए हैं और खुद को ये बताते कि वो तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ मुसलमानों वाली राजनीति नहीं करते। उन्होंने उत्तर भारतीयों पर भी कटाक्ष कर दिया योगी आदित्यनाथ को जवाब देते देते, और स्टालिन के रास्ते पर चल गए हैं। वो भी बता रहे हैं कि द्रविड़ ही असली भारतीय है। हुआ क्या है, क्या कहा है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने, चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। योगी कहते हैं कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला बनते हैं। इस बात को ऐसे कोट कर रहे हैं जो उन्होंने दूसरे अंदाज में कहा था। अब वो कह रहे हैं कि जहन और दिल पर ग्रहण लग चुका है योगी आदित्यनाथ के। उर्दू देश की आज़ादी की जुबान है। सीएम योगी उर्दू से नफरत करते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ असदुद्दीन ओवैसी। किस तरह से आग बबूला हुए, किस तरह से यहाँ नाराज दिखाई दिए ओवैसी, ये समझ में आ रहा है। कैसे योगी आदित्यनाथ पर पहले कटाक्ष किया है वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी